हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को प्रस्तावित है उसको नज़र में रखते हुए एक बहुत ही फेमस जो है कोचिंग है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। केवल ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन उनकी कोचिंग नहीं है, तो उनके द्वारा टेस्ट सीरीज़ करवाई जा रही है जो कि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उसको करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखी होगी, दृष्टि आईएएस की या फिर जीएस वर्ड की या दे आईएएस की। ज़्यादातर लोग उन्हीं की टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं, लेकिन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ करवा रहा हो। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है, क्या मतलब क्यों लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन हाँ, हम करवा रहे हैं अपने चैनल पे। आप लोगों ने उनकी जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ है उसको उनके चैनल पे देखी ही होगी, क्योंकि ज्ञान सर का अपना चैनल है, उस पर वो सब कुछ फ्री में देते ही रहते हैं। तो हम लोग अपने इस चैनल पे जो उनका 25 नंबर का टेस्ट सीरीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आएगी, चीज़ें अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ज्ञान सर की जो भी पीडीएफ है वो पेड है, तो ये हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम उनकी पीडीएफ को फ्री करवा दें। चलिए फ़िलहाल के लिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, और ये उनका जो है अपना कोचिंग है, तो अगर आप लोग चाहें तो उनका जो सिलेक्शन मटेरियल है ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सब दूसरी चीज़ें हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया हुआ है। चलिए फ़िलहाल के लिए हम लोग अपना टेस्ट सीरीज़ करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टेस्ट सीरीज़ है। हम लोग अपना सीधे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है 2024 में, उसमें हमारे भारत देश की रैंकिंग क्या है। पहला क्वेश्चन मतलब कि पहला जो आपको पास ऑप्शन है वो है 108 या फिर 116 या 129 या फिर 133। तो ये जो ग्लोबल मतलब कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट आती है उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे भारत देश की रैंकिंग है वो क्या है, वो है हमारी 129, यानी 129वीं रैंक मिली है भारत देश को। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में द्विसदनी प्रणाली को शुरुआत को चिन्हित किया। 4 ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1813। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के सदस्य हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इजराइल, यूएस, जर्मनी, फ्रांस एंड मिस्र। कूट वगैरह दिए हुए हैं, तो अगर आपको पता है तो फिर उसको आप सेलेक्ट कर ही लेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 एंड 4, यानी कि यूएस शामिल है इसमें, जर्मनी शामिल है और फ्रांस भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, मिस्र इसमें शामिल नहीं है और इजराइल भी शामिल नहीं है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैन धर्म का या फिर जैन धर्म में महावीर स्वामी जो थे उनके द्वारा कौन सा एक सिद्धांत जोड़ा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारा ब्रह्मचर्य है इसी को महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था, बाकी चारों उनके द्वारा नहीं जोड़ा गया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान को जल किला या जल दुर्गा कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो देख करके ही थोड़ा डर लग रहा था कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। फिलहाल के लिए हम देख लेंगे, अवंती, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाटलिपुत्र। और इसको जो है जल दुर्गा या जल किला क्यों कहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा पाटलिपुत्र है वो गंगा, सोन और गंडक नदियों के सोन और जो हमारी गंडक रिवर है उसके संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे एक मतलब कि जल दुर्ग किला जो है उसका भी मतलब उस किले का नाम है जल दुर्गा या जल किला, उसको यहाँ पे बनाया गया है, इसी वजह से इसको ये नाम दिया जाता है पाटलिपुत्र को। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से वो देवता हैं ऋग्वैदिक काल में जो मवेशियों के रक्षक कहे जाते थे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पूषण, डायस, मारुति एंड अश्विन। तो जो पूषण थे ना, उन्हें कहा जाता था कि ये मतलब मवेशियों या फिर जो जानवर पशु वगैरह होते हैं उनके देवता थे। ठीक है,
जानवर है दरअसल, ये जानवर नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, परुष्णी, सुवास्तु, अस्किनी, शतुद्री। इसका नाम भी पूछा जाता है वर्तमान में, इनको किस नाम से जानते हैं? जैसे शतुद्री को कहते हैं सतलुज, क्या कहते हैं? सतलुज कहते हैं। अस्किनी जो है उसको चिनाब कह दिया जाता है। ठीक है, चिनाब। और जो हमारी परुष्णी है इसी को कहते हैं रावी। और यही जो रावी नदी है ना, इसी के तट पर जो ये 10 राजाओं का युद्ध है वो लड़ा गया था। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रकाश या फिर प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था? 4 ऑप्शन है, अमर सिंह, वाराह मिहिर, वरारुचि या फिर घाटकर पारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि वरारुचि। तो जो वरारुचि हैं इनके द्वारा लिखा गया था प्राकृत भाषा का व्याकरण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो घाटकर पारा है इनके द्वारा जो है ये दरअसल कुछ लिखे नहीं थे, इन्हें मूर्ति कला और वास्तु कला के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सारनाथ शिलालेख में किस कुषाण शासक की उपलब्धियों का जिक्र आपको मिल जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, वासुदेव या फिर वाशिष्ठ का, हुविष्ठ और कनिष्क। तो जो हमारा सारनाथ शिलालेख है उसमें आप देखेंगे कि जो कनिष्क हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कनिष्क के बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब कुछ जो है एक सूची, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, आपको उन्हें मैच करना है। एक साइड प्राचीन बंदरगाह दिया हुआ है, दूसरी साइड राज्य दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। प्राचीन बंदरगाहों में आपको दिए हुए हैं मोटुपल्ली, मुजरिस, टोंडी एंड सोपारा। और राज्य में आपको तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र और केरल दिया हुआ है। आपको सही उत्तर का चयन करना है और ये जो है कूट आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसको मैच करवा लेते हैं। अब अगर आपको 1, 2 भी पता होगा तो आप देखेंगे कि ये आराम से आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो मोटुपल्ली है, ये नाम से ही समझ आ रहा है कहाँ पे होगा। तो जो मोटुपल्ली है वो आपको आंध्रा में मिल जाएगा। कहाँ है? तो मोटुपल्ली जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। दूसरा है मुजरिस, और मुजरिस कहाँ है? ये हमारा केरल में है। तीसरा देखें टोंडी, टोंडी कहाँ है? टोंडी है तमिलनाडु में। और सोपारा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ए का 2 और हमारा जो बी है उसका बन जाएगा 4, फिर सी जो है वो जो है तमिलनाडु और डी जो है वो महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी देखिए 2 सूची दी हुई है, एक में चक्रवात है और आपसे दूसरे में पूछ रहे हैं कि कौन से देश में वो चक्रवात आया या कौन से देश को उसने प्रभावित किया है। कौन कौन सा चक्रवात दिया हुआ है? एक तो चक्रवात गमाने दिया है, दूसरा रेमल, तीसरा एलेनोर और चौथा है एम्पिल। और आपको देश में जापान, मॉरिशस, बांग्लादेश और मेडागास्कर दिया हुआ है। तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चक्रवात गमाने है वो कहाँ पे आया था? तो जो चक्रवात गमाने है वो आया था हमारा मेडागास्कर में। कहाँ आया था? मेडागास्कर में। अगर आपको ये अकेले पता हो तो और अन्य ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, गमाने से ही ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो ये जो है ना एग्ज़ाम टाइम पे भी हमें ये बहुत देखना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो अगर कोई एक ऐसा जो है मैच द फॉलोइंग में कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे अन्य ऑप्शंस स्किप हो जा रहे हैं या उन्हें काटने की ज़रूरत हो रही है, तो हम लोगों से अगर ऐसा करते हैं तो हम लोगों का टाइम काफ़ी बच जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गमाने आया था मेडागास्कर में। दूसरा देखें आप रेमल, और रेमल कहाँ आया है? बांग्लादेश में। तीसरा है हमारा एलेनोर, और ये कहाँ आया है? ये आया है मॉरिशस में। और जो हमारा एम्पिल चक्रवात है ये आया है जापान में। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, संप्रदाय दिए हुए हैं और उसके प्रवर्तक का जो नाम है वो बताया गया है या उनसे कौन जुड़े हुए हैं। देखिए पहला है ब्रह्म संप्रदाय, कह रहे हैं कि इनसे माधवाचार्य जुड़े हैं। दूसरा कह रहे हैं वैरागी संप्रदाय, रामानंद। तीसरा कह रहे हैं कुमार संप्रदाय, निम्बार्क। और चौथा कह रहे हैं रुद्र संप्रदाय, कुंटक। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। हमें
कौन सा गलत मैच है यही देखना है। तो अब देखिए जो इसका गलत मैच है वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि जो रुद्र संप्रदाय दिया हुआ है कुंटक, ये कुंटक नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा विष्णु स्वामी। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो जो रुद्र संप्रदाय है इसके प्रतिपादक थे विष्णु स्वामी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एकदम सही दी हुई हैं। और जो कुंटक दिया हुआ है इनके द्वारा क्या कोई जो है चलाया गया है या नहीं, इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है अभी ये एकदम चूँकि बहुत ही नई चूँकि करंट अफेयर का ये मामला है और एकदम नया ये दिवस मनाए जाने की बात की गई है, तो बहुत संभावना है कि इस बार इसको पूछ लें हमारे एग्जाम में। कह रहे हैं कि हाल ही में भारत ने अपना पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो किस तारीख को मनाए जाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है 29 अगस्त 2024 या 13 जुलाई या फिर 27 जुलाई या फिर 23 अगस्त। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा 23 अगस्त है 2024 इसको अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई है। मोदी जी कौन है, सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या फिर बरेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा लखीमपुर खीरी है जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पे अभी बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पंचवर्षीय योजनाओं से है। कह रहे हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि जो नरेगा स्कीम आई थी ना उसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई है नरेगा तब के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, तो क्या आपको पता है ये कब स्टार्ट की गई थी। तो जो नरेगा स्कीम है ये 7 सितंबर 2005 को स्टार्ट की गई थी। कब, तो 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, और आप देखेंगे कि उस टाइम पे जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो चल रही थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, 2002 से 2007 के मध्य। ठीक है, तो 2002 से 2007 के मध्य हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसी टाइम पे नरेगा जो स्कीम है वो लाई गई है 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो रामायण सर्किट में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं इसमें। 4 ऑप्शन है सीतामढ़ी, हम्पी, अयोध्या एंड श्रावस्ती। तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन जो हमारा श्रावस्ती है ना। अब देखिए कि श्रावस्ती जो है वो रामायण सर्किट में शामिल नहीं है, जबकि सीतामढ़ी, हम्पी, अयोध्या ये सभी रामायण सर्किट में शामिल हैं। ठीक है, और आप देखिए कि जो रामायण सर्किट बन रहा है उसमें टोटल 15 गंतव्य हैं। कितने हैं, तो 15 गंतव्यों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के कौन है, अयोध्या है, श्रींगवेरपुर है, नंदीग्राम है और चित्रकूट है। बिहार का सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा है। मध्य प्रदेश से भी है चित्रकूट, और उड़ीसा का भी है एक, और वो कौन सा है, महेंद्रगिरी। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है। महाराष्ट्र का है नासिक और नागपुर। तेलंगाना से है भाद्रचलम। कर्नाटक का हम्पी है और तमिलनाडु का भी है रामेश्वरम। तो इसमें टोटल 15 गंतव्य हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को भारत के पहले सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है ये। आप देखिए इसका मतलब कि कौन कौन सा ऑप्शन है, कोझिकोड केरल, जयपुर राजस्थान, तीसरा है इंदौर मध्य प्रदेश और चौथा है बेंगलुरु कर्नाटक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केरल का जो कोझिकोड है ना इसको अभी पहले सिटी ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। किसको, कोझिकोड को। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन से क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लवक प्रस्फुटन यानी कि प्लैंकटन ब्लूम, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और जो हमारा पीएच होता है उसमें गिरावट। तो अब देखिए कि जो यूट्रोफिकेशन है उसमें ये तीनों की तीनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के बारे में आपको जो स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं और आपको विचार करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला क्या है, कह रहे हैं कि जो निष्पंदन सिद्धांत है मैकाले के द्वारा लाया गया था, एकदम सही बात है, मैकाले ही लाए थे। और दूसरा कह रहे हैं कि ये भारत में
ब्रिटिश टाइम में जो गरीबी थी उसका उन्मूलन करने से संबंधित था। तो ये बात बहुत गलत है। ये जो है एजुकेशन से संबंधित था। उनका मानना था कि जो हाई मतलब कि अपर क्लास के लोग हैं उनको शिक्षित कर दिया जाए तो छन छन करके जो एजुकेशन है वो लोअर क्लास में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी भ्रम था उनका, ऐसा कभी कुछ ना होता। आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, केवल एक जो स्टेटमेंट है वही सही है, ओनली वन। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी 1892 में किस संसदीय क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। तो अब ये चीज़ें तो हम लोगों को पता है कि दादा भाई नौरोजी जो है ये चुने गए थे ब्रिटिश संसद में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन सा संसदीय क्षेत्र था तो फिर तोते उड़ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, क्लीवलैंड, फिन्सबरी, ब्राइटन या फिर लैंकेस्टर। तो अब देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि फिन्सबरी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शिक्षा पर वर्धा योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। वर्धा योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है, यानी कि पहला जो विकल्प है वो कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो हाँ, पहला था। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए तो की जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको तैयार नहीं किया था, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, यही गलत है। बाकी जो है इसने हस्त उत्पादन कार्यों और क्षेत्रीय हस्तशिल्प को इम्पोर्टेंस दी थी, ये सारी बातें भी सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि वाघेरा विद्रोह किसके टाइम पीरियड में हुआ था। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसका आंसर पहले तो ऑप्शन ही देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है कैनिंग, तीसरा है एलनबरो और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप देखिए जो बाघेरा विद्रोह है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। किसके टाइम पीरियड में, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ये बाघेरा विद्रोह हुआ था। चलिए, और कब से कब की बातचीत है, तो 1818 से 1820 तक हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 लखनऊ में हुई, दूसरा कह रहे हैं इसका हेडक्वार्टर कराची में था, तीसरा कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग बंगाल के विभाजन का समर्थन कर रही थी। और पहला और दूसरा सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 सही है और मतलब कि सभी सही हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वही सही है। और उसमें है क्या, वो है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पेरिस इंडिया सोसाइटी द्वारा जो प्रकाशित वंदे मातरम पत्रिका है इसके संपादक कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा। तो ये जो पेरिस इंडिया सोसाइटी है इसके द्वारा प्रकाशित जो वंदे मातरम पत्रिका है इसके संपादक जो थे वो थे लाला हरदयाल। कौन थे, तो लाला हरदयाल जी इसके संपादक थे। ठीक है, और इसका जो पहला अंक है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो पहला अंक है वो 10 सितंबर 1909 को संपादित हुआ था। ठीक है, या प्रकाशित हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। और चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपको मैच द फॉलोइंग है, कहाँ मतलब कि 2 सूची दी हुई है, आपको उसको मैच करना है। क्या एक में जो है सत्यशोधक मतलब कि जो कुछ सत्यशोधक समाज और राधा स्वामी सत्संग, प्रार्थना समाज और धर्म सभा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और दूसरी साइड इनके प्रवर्तक कौन है उनके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आप सबको पता होगा जो सत्यशोधक समाज है उससे ज्योतिबा फुले जी जुड़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन PCS में 2022 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। ज्योतिबा फुले जी लगभग हर साल ही पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखना है आपको कि सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा चलाया गया था। तो ए का तो हो जाएगा 1। आप देखिए ए का केवल 1 जो है एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या मैच होगा। आगे देखते हैं हम। कह रहे हैं कि संविधान में द्वैध शासन के मुद्दे की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। बुद्धिमान समिति, लिलिथगो समिति या फिर बटलर समिति या फिर फ्रेजर समिति। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि बुद्धिमान जो समिति है उसका गठन किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मोपला विद्रोह, दीपावली घोषणा और दांडी मार्च, चौरी चौरा की घटना। तो आप जानते होंगे 1921 में हुआ है मोपला विद्रोह, दीपावली घोषणा है 1929 की, दांडी मार्च जो है 1930 की घटना है और चौरी चौरा तो 1925 की घटना है। तो आप इसको जब अच्छे से करेंगे, यानी कि कालानुक्रम में आप अगर इसको लगाएंगे, देखें कि मोपला विद्रोह सबसे पहले होगा तो एक ही जगह दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1 4 2 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा भैया सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, और देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि कूका विद्रोह, नॉर्थब्रुक, तो हाँ इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ये सही है। बैरकपुर विद्रोह, एमहस्ट, इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ये बात भी सही है। और वेल्लोर विद्रोह बार्लो के टाइम पे हुआ था 1906 में, ये भी सही है। और नील विद्रोह कह रहे हैं डलहौजी के टाइम पे, तो ऐसा नहीं है, नील विद्रोह जो है वो डलहौजी के टाइम पीरियड में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था, लेकिन उस टाइम पे डलहौजी नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थायी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली कभी लागू नहीं की गई, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास या फिर बिहार। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बे में कभी भी ये लागू नहीं की गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 अपना। नागपुर सत्र में अपनाए गए असहयोग प्रस्ताव में कौन सी कार्यवाही शामिल थी, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अहिंसा, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। तो इसका जो कूट है देख लीजिए, केवल 1 4 सही है, केवल 1 2 3 सही है, या फिर 2 3 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सारी चीज़ें सही दी हुई हैं। असहयोग प्रस्ताव में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था, अहिंसा भी शामिल थी, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, जो राष्ट्रीय विद्यालय है इनकी स्थापना भी इससे संबंधित थी। आप लोग मुझे बताएंगे जो असहयोग आंदोलन है ये कब हुआ था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्या कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित जो सराय-ए-अदल है किसके लिए एक बाजार था। 4 ऑप्शन है। दासों के लिए, खाद्यान्न, चीनी और तेल के लिए, कपड़ा या फिर मवेशी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी यानी ए.के. खिलजी थे, ए.के. खिलजी दैट मीन्स ए.के. थे, इनके द्वारा एक सराय-ए-अदल नामक जो है बाजार बनवाया गया था, और वो किससे संबंधित था? तो भैया वो क्लोथ्स यानी कि कपड़ों से संबंधित था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 अपना। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कह रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि सही नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला कह रहे हैं कि उसने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया। दूसरा कह रहे हैं उसने दिल्ली में हौज नामक एक रॉयल टैंक बनवाया। तीसरा, उन्होंने एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। और चौथा कह रहे हैं कि एक अलग चैरिटी विभाग का गठन किया। तो आप देखेंगे कि इसमें सब चीज़ें सही हैं, लेकिन जो बी वाला है ना ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पे आपको विचार करना है। पहला कह रहे हैं कि पल्लवों ने वास्तुकला की द्रविड़ शैली की स्टार्टिंग की है, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि वास्तुकला की जो वेशर शैली है, दरअसल ये वेशर होता है, वेशर, या इसको कहीं कि इस तरह से आप बेशर भी देखेंगे, यहाँ पे विशार लिखा हुआ है। तो वेशर शैली चालुक्यों के द्वारा विकसित की गई। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 सही है, केवल 2, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो आपको 2 मतलब की सूचियां यहाँ भी दी हुई हैं। आपको मैच करना है किसके द्वारा क्या काम किए गए हैं, और ये कहाँ से लिया गया है? तो मुगल से लिया गया है। तो मुगल के द्वारा कौन से काम किसके द्वारा किया गया है ये हमें देख लेना है। तो तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? औरंगजेब ने लगवा दिया था भैया। जहांगीर तो बहुत ज़्यादा तंबाकू खा ही रहे थे। सबसे पहले देखते हैं दीन पनाह जो सिटी है ये किसने बसाई थी? तो ये देखिए हुमायूं के द्वारा बसाई गई थी। तो आप पहले देखिए क्या सी का 2 से हो रहा है। सी के 2 अगर आपने कर दिया तो जो मतलब कि 2 ऑप्शन है वो ऑलरेडी स्किप हो गए। फिर देखिए न्याय की घंटी बहुत ही फेमस है, जहांगीर ने लगवाई थी। डी का हो जाएगा 1, तो डी का 1 दोनों में तो नहीं है, एक ही जगह मिल रहा है ना डी का 1। ये देखिए ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा चलाई ही गई थी, और तंबाकू पर जो प्रतिबंध है वो औरंगजेब ने लगा दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 4 2 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के हाथों में विजयनगर शहर के विनाश का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री कौन था? यानी कि मुसलमानों के हाथों से विजयनगर साम्राज्य जो था उसका एकदम विनाश हो गया, ये बात किसके द्वारा कही गई है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीजर फ्रेडरिक, निकितन, अब्दुल रज्जाक या फिर इब्न बतूता। तो देखिए नाम से ही समझ आ जाना चाहिए कि अब विदेशी यात्रियों में मतलब कि कौन रहे होंगे। तो देखिए जो सीजर फ्रेडरिक थे उनके द्वारा ये वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 अपना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जो है वो तल्लीकोटा की लड़ाई में विजयनगर को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया गया था उसमें शामिल नहीं था? तो ये जो तल्लीकोटा का युद्ध है ये 1565 में हुआ था। इसको राक्षसी टंगड़िका का युद्ध भी कहा जाता है। और आप देखिए कि विजयनगर को हराने के लिए जिन लोगों ने संगठन बनाया था उसमें कौन कौन शामिल नहीं है, मतलब कौन उसमें शामिल नहीं है? बीदर, अहमदाबाद, गोलकुंडा या बरार? तो अब देखिए इसमें बरार शामिल नहीं है, बाकी ये बीदर भी शामिल है, अहमदनगर, गोलकुंडा ये सारे इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। और क्या दिया हुआ है, ये साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, मात्रक इसमें आपको देखना है। देखिए कह रहे हैं कि दबाव का पारसेक होता है, तो भैया पारसेक तो दूरी का होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो एक तो निकल ही गया। दूसरा कह रहे हैं कि ऊष्मा, और ऊष्मा का इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जूल, तो एकदम सही ही बताया जा रहा है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तापमान का कह रहे हैं पास्कल, तो गलत। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो वोल्ट तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऊष्मा का जो है वो जूल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, साधारण पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट। सही उत्तर का चयन करना है, केवल 2, 3, केवल 2 या फिर 1, 2 या फिर 1, 2, 3। तो आप देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारी पानी और ग्रेफाइट। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वो 2 शुमेल करने के लिए सूचियां फिर से दी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं। एक साइड लोहा, आयोडीन, फ्लोराइड और जिंक दिया हुआ है, दूसरी साइड आपको बता रहे हैं कि वृद्धि और प्रजनन क्षमता, हीमोग्लोबिन, गल ग्रंथि और मजबूत दांत। और आपको फिर सही उत्तर का चयन करना है, पहले मैच कर लेते हैं फिर उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। तो देखिए जो लोहा है भैया इसको तो हम लोग हीमोग्लोबिन से ही मिला देंगे, तो ए का तो हो जाएगा 2। और आप देखिए ए का 2 मिलाने के बाद फिर आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन का इसका जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी मैच कर लेते हैं। आयोडीन आप देखिए किसके लिए ज़रूरी है, तो वो जो गले में प्रॉब्लम हो जाती है आयोडीन न खाने की वजह से, एक टाइम पे खूब ऐड आया करता था आयोडीन नमक को लेकर के, गले में ऐसे सूजा सूजा सा रहता था, बहुत टाइम हो गया टीवी देखे इवन। और फ्लोराइड जो है ये दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है। जिंक आप देखें कि वृद्धि और प्रजनन क्षमता के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 2, 3, 4, 1। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी विटामिन हैं कौन वसा में घुलनशील है और कौन पानी या जल में घुलनशील है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक याद रखी हुई है, कीड़ा। ये जो कीड़ा है ये कहाँ, तो ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, और बाकी जो बी और सी है ये पानी में घुलनशील है। तो आप भी इसको चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं, कीड़ा अर्थात के, ई, डी और ई ये सभी कहाँ घुलनशील हैं, तो ये सभी भैया वसा में घुलनशील। अब कुछ अपवाद होंगे, जैसे विटामिन बी में 1-2 अपवाद हैं, विटामिन बी के जो अन्य है ना, विटामिन B1, B2, B3 इसमें कुछ अपवाद हैं, उसको छोड़ के अगर आप देखें नॉर्मली तो जो विटामिन के, ई और डी है तथा ये ए है, दरअसल ये ए है, ये जो है ये कहाँ है, वसा में घुलनशील, और बी और सी पानी में घुलनशील है। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ होगा। कह रहे हैं कि कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो आप देखिए जो रेटिनॉल है ये क्या होता है, विटामिन बी, सॉरी विटामिन ए है, ये विटामिन ए, इसका जो नाम होता है इसी को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो आप देखिए अभी हमने बताया ना कि कीड़ा यानी कि KEDA ये कहाँ घुलनशील है, ये मतलब कि वसा में घुलनशील है। और आपसे यही पूछा भी जा रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि रक्त पर भोजन करने वाले जो जीव हैं इनको क्या कहा जाता है। पहला है सैप्रोजोइक, दूसरा है सैप्रोफाइट, तीसरा है अरे भैया इतना अजीब सा नाम है, सैंगग वी वोरोस। ठीक है, और चौथा है नरभक्षण। तो इसका जो इतना अजीब सा नाम है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या है ये लिखा हुआ है सैंगग वी वोरोस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 अपना। 50 क्वेश्चन तक देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे आज।
आप लोग पसंद करेंगे तभी पूरा देखेंगे, वरना यहीं से बंद भी कर देंगे। कह रहे हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, फोलिक एसिड, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है विटामिन B12 और चौथा है लोहा। और देखिए सही उत्तर आपको चयन करना है, केवल 1, 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, और डी में है कि केवल 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन में जो 1 और 3 दिया हुआ है वही सही है। यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा? तो रक्त की ये जो रेड मतलब कि हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं RBC, इनकी जो कोशिकाएं हैं इनकी परिपक्वता के लिए कौन कौन आवश्यक है? तो जो आवश्यक है वो है हमारा ए और मतलब कि फोलिक एसिड, और कौन सा है? विटामिन B12 है दरअसल, 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पे आपको विचार करना है। और पहला स्टेटमेंट है कि जो हमारा इवापोरेशन होता है यानी कि वाष्पीकरण वो सभी टेम्परेचर पर हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ जो हमारा इवेपोरेशन है वो घटता है। और लास्ट है कि वाष्पीकरण जो है वो शीतलन का कारण बनता है। आपके पास जो ये ऑप्शंस हैं आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सही है। तो जो हमारा 43 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3 ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। कौन कौन सा सही है? तो वाष्पीकरण सभी टेम्परेचर पर होता है और ये शीतलन का कारण बनता है। ठीक है, 1 और 3। चलिए आगे देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। ये क्या कह रहे हैं? आपको बताना है भैया सभी प्रोटीन में मौजूद होता है कौन सा तत्व? 4 ऑप्शन है, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 ही ऑप्शन है दरअसल, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सभी प्रोटीनों में मौजूद होते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। और कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन है जिनके द्वारा ये महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाता है? तो जो हमारी सरकारी कंपनीज होती हैं उनको ये महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना का जो है दर्जा दिया जाता है। कौन देता है आपको ये बताना है। वित्त मंत्रालय, या फिर जो हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो, या फिर जो हमारा कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है, या फिर भैया जो हमारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उनके द्वारा। तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जो दर्जा है वो दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 अपना। कह रहे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? पहला है नई दिल्ली भारत, दूसरा है पेरिस फ्रांस, तीसरा है टोक्यो जापान और लास्ट है ढाका। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना नई दिल्ली भारत में हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। ठीक है, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का थीम क्या था? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने गलती की थी, आप मत करिएगा, क्योंकि मैंने उसको न्यूट्रिशन फॉर ऑल तो लिखा था, ये मुझे समझ आ रहा था किस टाइप का कुछ है, लेकिन था क्या एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा वो देखिए, पहले देख लेते हैं। सभी के लिए पौष्टिक आहार, स्वस्थ बाजरा यानी मिलेट और स्वस्थ लोग, और सभी के लिए पोषण, स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर। तो मुझे लग रहा था कि ना न्यूट्रिशन फॉर ऑल, सभी के लिए पोषण होना चाहिए, बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपना न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, यानी सभी के लिए पौष्टिक आहार। ठीक है, तो याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहे हैं कि कौन सा जीव है जो फाइलेरिया का कारण बनता है? 4 ऑप्शन है, माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटन, तीसरा है वुचेरिया और लास्ट में है आर्थ्रोपॉक्स वायरस। तो आर्थ्रोपॉक्स वायरस इसका आंसर हो जाएगा दरअसल ऑप्शन सी, वुचेरिया। और ये एग्जैक्ट मतलब कि ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, हमारे पीसीएस एग्जाम में ही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो हेक्सोज शर्करा के उदाहरण है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, माल्टोज और ग्लैक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज, तीसरा है राइबोस और ग्लूकोज और चौथा है हमारा माल्टोस और फ्रुक्टोज। तो जो हमारा 49 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये हेक्सोज शर्करा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धान का जो खैरा रोग है ये किस तत्व की कमी से होता है? तो भैया ये जो होता है वो होता है हमारा जिंक की कमी से, जस्ता एग्जैक्टली होता है। तो अब देखिए धान का जो खैरा रोग है वो किसकी वजह से, मतलब कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? तो जिंक जो है अगर उसकी मात्रा कम हो जाए तो धान में खैरा रोग लग जाता है, फिर धान को निपटा के ही छोड़ता है। अभी तो
गंडो टाइप का कुछ नाम है, वो वाला रोग हम लोगों की साइड बहुत ज़्यादा लग रहा है। लोगों की फसल उससे बहुत ख़राब हो जाती है, पूरा धान एकदम पीला पीला सा हो जाता है। अब ये खैरा नाम का रोग कौन सा है, अभी मैंने मम्मी पापा के मुंह से नहीं सुना है कि कैसा होता है ये रोग, तो नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। फिलहाल के लिए ये 50 क्वेश्चंस रहे, और फिर से बता रही हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की है ये, अभी एकदम नई टेस्ट सीरीज़ उनके द्वारा दी जा रही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए ये रही आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को सब कुछ ठीक लगा होगा। ठीक लगा है तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।